बनना होता, विचारधारा से समझौता करके बनना होता, तो मैं भी सदन पहुंच गया होता, मैं भी विधायक सांसद बन गया होता। लेकिन नहीं बनना हमको। ऐसे नौकरी चाकरी मिल रही है क्या? शिक्षा चिकित्सा ठीक हुआ क्या? या लोग तरक्की किए क्या? ये बताया गया हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा। कहां करता है? हमको तो नहीं दिखा था, आप लोगों ने दिखा दोगे, अच्छी बात है। अरे हवाई जहाज को छोड़ो, ट्रेनों में जानवर की तरह भर के लोग आम जनता जा रहे हैं। कोई जात धर्म नहीं होता और मानवता से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। एक शाहिद खान को अगर दफना देने से हिंदुस्तान का भला होता हो, अगर इस कौम को दफना देने से अगर आपको यकीन हो कि मेरी तरक्की हो जाएगी, दलित शोषित वंचित पिछड़े आगे बढ़ जाएंगे, तो दफना लो, मैं तैयार हूं। लेकिन यकीन मानो, हम आपके बाजू की ताकत बन के हमेशा आपके बीच खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देश बिक रहा है, सरकारी संपत्ति बिक रही है, आप आंखों से देख रहे हो। हम बता रहे हैं कि 1,85,000 करोड़ कर्जा आ गया 55 लाख करोड़ की जगह। आप डाटा उठा के देख लो, शिक्षा चिकित्सा जब्त में चली गई, जीडीपी जो थी वो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई जो और सुधार करो। अब जब तक न हो तुम सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अब कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो समय आ गया है 1-1-11 गिनने का। तो जयंती पे हमारे हर समाज से, चाहे हम लोगों के महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज और क्या कहते हैं आप जयंती हम अशोक मौर्य जी की मना रहे हैं, और तमाम ऐसे महापुरुष हमारे बाबा साहब से लेकर मानवर कांसी साहब से लेकर के, और हम उनके बड़े नजदीक रहे, चेले के रूप में साथ में रहे। इसी बीच में आपके रहे डॉक्टर सूर्यलाल पटेल साहब। हम लोग अक्सर नाम भूल जाते हैं और नहीं नाम लिए हम, मंच को बड़ा अफसोस भी होता है हमें। आप लोग यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन बड़ा नजदीक से उनको देखा है। वो ऐसे महापुरुष रहे हैं, किसी जात के विरोधी नहीं रहे। लेकिन अगर आप देखिए उनको, उसी बहुजन पाठशाला से आप निकले और उन्होंने एक अलग जगाया। अब पूरे खास करके प्रयागराज में बड़ी मेहनत उन्होंने की थी, ये सच्चाई है। और जब भी कोई, आप यहां देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा 1992 से 2002 तक। बहुजन से ही 2018 में मैं फूलपुर से जिला पंचायत सदस्य चुना गया, और यही कुनार अगुआ है। कब ज्यादा लोग जानते होंगे शायद, कुनार अगुआ मालूम है ना भाई आप लोग, कलंदरपुर वाले जानते होंगे। हाँ, उसी गांव का रहने वाला हूं, और आपके बीच में निरंतर हमारा सौभाग्य रहा है कि मानवर कांसी साहब के साथ भी यही फूलपुर की धरती पर मैं काम कर चुका हूं। बहुत ज्यादा तो उनके साथ मंच जो शेयर करने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर साहब जिसके साथ मैं काम कर चुका हूं, यहाँ पे एक चीज हमको बताना है, तमाम साथी हमारे जो है यहाँ पे विराजमान, हमारे लोग अनिल गौतम जी हैं और मनोहर भाई है, हमारे वरिष्ठ सीनियर बहुजन के हमारे बड़े भाई डॉक्टर अमृत लाल जी है, आजम भाई है, और हमारे बीडीसी महोदय जी है, जवाहिर भाई है, और क्या कहते हैं हमारे महानगर अध्यक्ष जी है। उसमें जो नाम है मैं ले लेता हूं। अनिल शर्मा जी है, भोलानाथ पटेल जी है, बसंतलाल सरोज जी है, ननकू मिस्त्री जी है, धर्मपाल जी है, भावापुर से छेदीलाल पटेल जी है, अमीश गौतम जी है, और लिस्ट होगी अच्छा बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट है नहीं हमारे पास, नाम नहीं जानते। तो हम अपनी बात की शुरुआत करूं। मैं कहना चाहता हूं कि मानवता इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। आज हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, 2 मिनट आप लोग बैठ जाइएगा, ये काम बाद में कर लीजिएगा। नहीं करता, न कहता हूं, अन्य कभी इस पे विश्वास रखता हूं, लेकिन
यहां पे इकट्ठे तमाम लोग ईमानदारी से बता दे, तमाम इतिहास हमारे साथी लोगों ने बताया और हमारे मुखतिब जी ने बताया, लेकिन हम आपसे एक चीज ईमानदारी से जानना चाहते हैं। हम ही आपके बीच के हैं कि 2014 में आपने एक सरकार चुनी, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ कि 2 करोड़ नौकरी मिल जाए, शिक्षा चिकित्सा हो जाए, सब चले। वो तो कई दिन की जुमला है, 15 लाख छोड़िए, लेकिन बहुत सारे ऐसे वादा होंगे जो आपको एक उम्मीद आज जगी। उस वक्त मेरा एक बच्चा था 2 साल का, वो भी कहता था अब की बार मोदी सरकार। जहां कोर्ट कचहरी तहसील जहां भी मैं बैठता था, अरे मेरे बड़े बुजुर्गों, अरे मेरे नौजवान साथियों, इसमें कुछ बैठे हैं, ईमानदारी से बता दे कि 2014 के बाद जो सरकार बनी, जो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई, क्या आपको मिला? क्या नहीं मिला? चलिए कोई बात नहीं, एक बात है बताइए, 2014 के बाद ईमानदारी से बता दीजिएगा, इसमें कोई भाषाबाजी की बात नहीं है। 2014 के बाद जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कमा रहे थे, वो ईमानदारी से बता दें हमारे आपके नौजवान साथी, क्या उनकी इनकम बढ़ी? क्या बढ़ी हो तो बता दीजिए। इनकम अगर बढ़ी हो तो बता दीजिए। पहली सरकार है कि 2014 के बाद लोग सोच रहे हैं कि जो हमारी इनकम थी वो बरकरार है, घटे ना। बिजनेसमैन भी सोच रहा है कि बरकरार है, लेकिन मेरे जो नौजवान साथी हैं ये बता दे, मेरे बड़े बुजुर्ग ईमानदारी से, कि महंगाई बढ़ी है। जहां 10 रुपए खर्चा था 12, 14, 15, 20 पहुंच गया है। और बहुत ईमानदारी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अरे दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों, आप ये मत सोचो कि सिर्फ एक समाज के साथ कहीं गलत हो रहा है। देखो और गौर करो, जिस तरीके से 2014 के बाद, शायद आपको देश का इतिहास मालूम है और हमारे लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, 55 लाख करोड़ रुपए देश पे कर्जा था। लेकिन धन हो हमारे प्रधानमंत्री जी, हर साल 10 साल बढ़ाते 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 2024 तक 185 लाख करोड़ का कर्जा देश पे हो गया। नौकरी है नहीं, शिक्षा चिकित्सा है नहीं, कमाई है नहीं। हम सिर्फ बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं? आए दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज के लोगों, बाबा साहब ने संविधान सिर्फ एक समाज को नहीं दिया, उन तमाम पिछड़े लोगों के लिए जो समाज से दूर रखे गए थे, जो भेदभाव जात के नाम पे, मजहब के नाम पे पीछे किए गए थे, वो तमाम दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद आज हम लोगों से पूछा जाता है, हम कहते हैं आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ईमानदारी से बता दीजिए, आपके घर में अगर 4 बच्चे हैं, वो 4 बच्चों में जो सबसे बेहतर घर को मजबूत कर सकता है, जो घर को ज्यादा चला सकता है, जो ज्यादा कमाई ले आ सकता है, आप उसके बाद डाउन सौंपोगे या किसी ऐसे को सौंपोगे जो कुछ काम ना करता हो, सिर्फ बात करता हो? अब बताइए, सोचने और समझने वाली बातें हैं। क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मैं उससे कहा करता हूं कि मैं झूठ बोलूंगा, मैं झूठ बोलूंगा तो गैरत मार डालेगी, और मैं सच बोलूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बड़े होशियार रहना अरे मेरे देश के हिंदू और मुसलमानों, वरना ये सियासत हमें आपस में लड़ा के मार डालेगी। ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर मुसलमान 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 करने से आपकी तरक्की होती हो तो किनारे कर दीजिए आप हमको, हम आपके साथ भाई बन के आपके पीछे खड़े रहेंगे, लेकिन इनको नौकरी चाकरी तो दे दीजिए, इनको शिक्षा चिकित्सा तो दे दीजिए। मुसलमान मुसलमान मुसलमान,
अरे आप आंकड़ा उठा के देखिए, पेपर की बात करिए, मुसलमान का क्या नुकसान हुआ? ज्यादा नुकसान तो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों का हुआ है। आप दिखा रहे हो मुसलमान को, आप टारगेट कर रहे हो कि तमाम मुद्दे भूल जाए। मुसलमान पहले उठा के देख लीजिए, 10, 20, 25, 30 साल का पूरा डाटा उठा के देख लीजिए। एक चैनल के साथ शाहिद खान कह रहा है 1-1.5% नौकरियों में रहता था, आज भी वहां 1.5%, 2% बरकरार है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ कि धीरे 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 सरकारी संपत्ति प्राइवेट होती चली गई। बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों, आप इस चीज को समझिए। धीरे धीरे सारी सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कर दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, एक आस उम्मीद ऊपर वाले ने, एक नौजवान हमारे बीच, एक जाबाज बहुजनों की आवाज बन करके, अगर आपको समझ में आए, चंद्रशेखर आजाद के रूप में हमारे आपके बीच में आए और कोई ऐसा समाज बता दे कि जिसकी लड़ाई पूरी ताकत से न लड़ रहे हो और पूरी मजबूती से न लड़ रहे हो, सदन से लेकर के सड़क तक आपकी बात उठा रहे हैं। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत को नहीं देख रहे हैं, विचारधारा की बात करते हैं हम। आप क्यों कब तक जात के नाम पे, मजहब के नाम पे लड़ेंगे? अभी यहाँ फूलों का बागीचा हो, ईमानदारी से बताइएगा, भारत देश पूरे दुनिया में क्यों फेमस होगा? यहाँ तमाम संस्कृति, तमाम भाषा है। ये देश से, गांव से आप निकल के जाएंगे, लेकिन इसकी खूबसूरती, जैसे फूल का बागीचा होता है और हर तरीके के फूल खिले हों उसमें, वो फूल के बागीचे की खूबसूरती बनी रहती है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, अगर उसी में 2-4 कलर के फूलों को नाबूद किया जाए तो क्या वो बागीचे की खूबसूरती आ सकती है? क्या ये देश की खूबसूरती नहीं है? ईमानदारी से बता रहा हूं, मत बटो। मैं 30-35 साल से निरंतर मेहनत कर रहा हूं। नहीं चाहिए ऐसे पद, नहीं बनना है ऐसे सांसद विधायक। यकीन मानिए, अगर चाटपत्ता करके हमको सांसद विधायक बनना होता, विचारधारा से समझौता करके बनना होता, तो मैं भी सदन पहुंच गया होता, मैं भी विधायक सांसद बन गया होता। लेकिन नहीं बनना हमको ऐसे कि देखिए, ईमानदारी से वक्त लगेगा। अगर आपको समझ में आता है अब करिए। मैंने अपने समाज से कहा कि शाहिद खान, आप पता कर लेना, अगर जात के नाम पे, मुसलमान के नाम पे वोट देना होगा तो मत देना। अगर आपको लगता है कि आपका नेतृत्व बेहतर कर सकते हैं, आपकी आवाज को पूरी ताकत से उठा सकते हैं, तो आप वोट दीजिएगा। आप ये मत सोचिए इसी धरती पे जहां पे आप बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी चुनाव लड़े और हारे। दुर्भाग्य है हम सबका, उन्हीं के नाम पे पार्टी अपना दल एक बनी, अपना दल कबीरावादी बनी, आज देखिए शासन सत्ता में राज कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उस टाइम भी बीजेपी से गठबंधन किए थे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, उन्होंने कहा इस दावे के साथ कि मैं गठबंधन का मजबूरी का है, लेकिन विचारधारा का गठबंधन बीजेपी के साथ नहीं हो सकता। उनके मुंह से मैं ऐसे बैठ के सामने सुना, वो डॉक्टर साहब आपके समाज के, अगर वो समझौता कर लिए होते तो सांसद विधायक भी बनते, लेकिन उन्होंने पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हम आपके बीच ही जयंती पे इकट्ठा हुए हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपके बीच का मैं बैठा हूं, आपके बगल का हूं। मैं नहीं कहता कि जात के नाम पे, मजहब के नाम पे अब कोई बहुत ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकता। नौकरी चाकरी मिल रही है क्या? शिक्षा चिकित्सा ठीक हुआ क्या? या लोग तरक्की किए क्या? ये बताया गया हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा। कहां करता है? हमको तो नहीं दिखाता, आप लोगों ने दिखा दोगे, अच्छी बात है। अरे हवाई जहाज को छोड़ो, ट्रेनों में जानवर की तरह भर के लोग, आम जनता जा रही है। कोई जात धर्म नहीं होता और मानवता से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। धोखा देने वाले याद कर ले, मैं कहता हूं कि लूट कर विश्वास को खिलखिलाने वाले, रंग झूठे मुखों के दिखाने वाले, डूब जाओगे तुम भी हो गद्दार, वो मक्कार, घर में ना जलाकर खुद को जगमगाने वाले, घर में ना जलाकर खुद को जगमगाने वाले, धोखा देने वाले ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। क्यों जात के नाम पे, मस्जिद के नाम पे बैठ रहे हो? आप ये समझ लीजिए,
हम ये कहते हैं बहुत दावे के साथ, चाहे हमारा पटेल समाज हो, चाहे गुरमी समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे एससी समाज हो, हम आप अगर कमजोर हैं, जिसको आप एक भाषा में समझ सकिए, जैसे किसी को दलित कह दीजिए बड़ा बुरा लगता, तो दलित का मतलब ये है कि दलित जो कमजोर वर्ग है, चाहे किसी समाज का है, दलित जैसे हम लोग कहते थे ना, तो दलित कमजोर, हम उसी आपके बराबरी, हम उसी देश के हैं, मूल निवासी हैं हम लोग इस देश के। अगर ईमानदारी से आपको ये सरकार बनी है, अगर इसमें लग रहा हो कि हमारा बहुत ज्यादा उत्थान हुआ है, तो आप शौक से बने रहिए, और लग रहा हो कि हमारे हक हुकूक अधिकारों का हनन हुआ हो, तो आप एक बार विचार करिए और सोचिए किसके साथ जुड़ना है। मैं इसलिए इतनी बातें कर रहा हूं जो इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझ रहा हूं कि 100-150 लोग हैं, बल्कि हमें ये भरोसा है कि अगर मेरी आवाज, मेरी बात लोगों तक समझ में आ गई तो ये हजारों लोगों के बीच चली जाएगी। और ये बहुत जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पे बैठे हैं, जब ये मुखिया यहाँ घर के बैठे हुए हैं, अब मैं अपनी बात को रख रहा हूं, और यकीन मानिए मैं आपको बता दूं, चाहे मानव साहब के साथ या हम अपना गुरु भी मानते हैं डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब को बेटे की तरह मानते थे, आज एक भाई हमको मिल गया है यहाँ नागेंद्र पटेल। हम सब आपको यकीन दिलाते हैं कि ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई वो भूमिका निभाएगा कि जिले में पूरा एक जो जिम्मेदारी उन्होंने लिया, जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में आपके काम को तन मन से पूरी ताकत से करेंगे। और इन्होंने विश्वास भी दिया है कि मैं समाज में, बोले कि साहिब भाई आप पता कर लीजिए, समाज में चाहे किसी वर्ग का, किसी बिरादरी का हो, लोगों के बीच हमारा संबंध ताल्लुकात अच्छा है, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। कब तक हम आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? महंगाई से जूझ रहे हैं, नौकरी चाकरी है नहीं, देश कर्जे में चला गया है, जीडीपी की हालत हुई है कि अतई पता नहीं है, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है, कई लाख करोड़ जो है वो हो गया है। और उसके अलावा अमेरिका भी जब यहाँ जो है वह बिल की बात चल रही थी, उसी वक्त 26% टैरिफ बढ़ा दिया गया है, जिससे देश का कई हजार करोड़ नुकसान हो रहा है। अच्छा एक चीज ये बताइए, जो तरक्की करता है वो कुछ खरीदता है कि बेचता है? खरीदता है ना। अगर कौन सी नई संपत्ति खरीद के सरकारी संपत्ति घोषित किया गया, ये आपको 10 फैक्ट्री लग गया, ये सारी चीजें हो गई। कभी आपको हिंदू मुसलमान के नाम पे, कहीं सल्मान कब्रिस्तान के नाम पे अब वक्त बिल आ गया है। अब वक्त बिल के लिए भी लोग कहीं ना कहीं, इसका जो एक सिंपल सा मैं जानता हूं, जो मैं पढ़ा हूं, जैसे धार्मिक चीजें हैं, हम अपने घर के मालिक हैं, या धर्म के नाम पे कुछ करना चाह रहे हैं, मेरे कोई आल औलाद नहीं है, तो हम उस जमीन को वक्फ कर देते हैं, मतलब दान दे देते हैं। वो संपत्ति जो है, जो उससे इनकम हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे क्या कहते हैं मस्जिद मदरसा हो, जो भी दीनी तालीम है, गरीब बच्चों में चला जाएगा। अब उसमें भी सरकार ने दखल चालू कर दिया है, जिसका एहतजाज हो रहा है, विरोध भी हो रहा है, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको दिखाना है कि मुसलमान परेशान है। अगर हमने परेशान हो गया तो खुश रहिए, लेकिन यकीन मानिए ये शाहिद खान की जुबान है। जब अगर कहीं शाहिद खान के साथ गलत हो रहा है, आप खामोश रहेंगे, कल को आपके साथ भी आपका नंबर आएगा, आप देख लीजिएगा। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कई ऐसी चीजें उठोगी। आज ना सरकारी नौकरियों का पता नहीं है, तमाम पढ़े लिखे लोग साथी होंगे, बता दें कि तमाम ऐसी जो हम आपको आरक्षण से ताकत मिल जाती थी, हमारे साथ के तमाम ऐसे साथी हैं जो आरक्षण के उस पर जो कमजोर वर्ग के घर के थे, कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई लैंग्वेज टीचर बनना है। आप गलत तो नहीं कह रहे भाई साहब? अगर कहीं गलत है तो बताइए। आज वो कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। तो अम्बेडकरवादी के लोगों, अम्बेडकर के मानने वाले लोगों, वो किसी एक समाज के नहीं थे, बल्कि जिसे दबा कुचला समझ करके और जानवर से भी खराब समझ करके उनको छोड़ दिया गया था। न पढ़ने का अधिकार था, न उनको उठने का अधिकार था, न उनको एक समाज खाली आगे बढ़ेगा। ऐसे हालात में आपको विचार करना है कि आप किसके साथ खड़े हो। वक्त आ गया है
उत्तर प्रदेश की सियासत में ही नहीं, अगर उनकी जिंदगी रह गई, अभी उनकी उम्र भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत कम है, मैं बता रहा हूं आपको ईमानदारी से, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक ऐसा हीरा है और ऐसी लड़ाई बहुजनों से लड़ रहे हैं। ईमानदारी से कोई बता दे, हमें विपक्ष के लोग भी बहुत मिलते हैं, जैसे मैं पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूं, बहुजन से निकलने के बाद साथ में काम कर रहा हूं, लेकिन जो विरोध के लोग भी हैं वो भी कहते हैं कि आपका नेता जो है ईमानदार है, दमदार है, जो विरोधी भी मान ले उससे बढ़िया। अगर कोई आपको लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है तो बता दीजिए। तो ऐसे नेता को आप बढ़ाइए, ऐसे पार्टी को आप बढ़ाइए। मैं यकीन दिलाता हूं आपको खुद से मजबूत होना पड़ेगा, खुद से आगे पीछे आप अच्छा बुरा सोचना है अपने बारे में। और अम्बेडकरवादी बनने के लिए हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहा करते थे कि भीमराव का मतलब भी आप समझ लीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि भीमराव अंबेडकर का मतलब क्या है। मतलब भीख नहीं मांगेंगे, मां मेहनत हमेशा करेंगे, मतलब राज करेंगे, वाह मतलब वक्त का सदुपयोग करेंगे। और अंबेडकर में आ जाइए आप, अंधविश्वासों से मुक्ति रहेंगे और बे से बेदारी नहीं करेंगे, दा से डर कर नहीं रहेंगे, का से कला में निपुण रहेंगे और र से रहन सहन पे ध्यान देंगे और आपस में भाईचारा बनाए रहेंगे। ये बाबा साहब का संदेश था, बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया। और इसके लिए आपको हमको ये सोचना है, हमको आपको ये सोचना है। यकीन मानिए, ये शाहिद खान को अगर दफना देने से हिंदुस्तान का भला होता हो, अगर इस कौम को दफना देने से अगर आपको यकीन हो कि मेरी तरक्की हो जाएगी, दलित शोषित वंचित पिछड़े आगे बढ़ जाएंगे, तो दफना लो, मैं तैयार हूं। लेकिन यकीन मानो हम आपके बाजू की ताकत बन के हमेशा आपके बीच खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उसका इतिहास है। चाहे अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने की बात आई होगी, आज भी आप देख लीजिए जाके, तो यही मुस्लिम समाज के लोग 63,900 कुछ लोगों ने अपना बलिदान दिया, यहां तक बलिदान दिया कि उनको जनाजे की नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं था, काट काट के उनको पेड़ों पर से टांग दिया गया, कोई पढ़ने वाला। और यही आंदोलन को हर समाज के लोग, चाहे एससी ओबीसी, हमारे देश के सारे लोगों ने देश में साना बसाना कुर्बानी दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। हम इसलिए नहीं कि आप प्रधानमंत्री या विधायक सांसद बना देंगे। मैं आपको विचारधारा की बात बता रहा हूं। अगर कोई आप देख लीजिए बहुजन की बात कर रहे हैं, अरे आप 10 साल दिया नौकरी चाकरी के नाम पे, ये 15वां साल चला था, 12 साल हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यकीन मानिए, आपके बेटे आपके भाई के रूप में है वो, आप एक बार मौका दे के देखिए, वो आपके बीच है। आपने दिया ना भरोसा करके, किस लिए दिया? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात कहा करते थे कि मैं आपके बीच का हूं, मैं चाय बेच के आपके बीच आया बड़नगर स्टेशन पे, चाय बेचा करता था। आपको भरोसा हुआ कि हमारे बीच का ये बेटा, हम तेरे बीच से जाएंगे, हमारे नौकरी शिक्षा चिकित्सा, हमारे क्या कहते हैं हक हुकूक की लड़ाई ये लड़ेंगे। आपने वोट किया, वो देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक चीज बताइए, चाय बेचने के लिए पता नहीं अभी तक प्रूफ तो हमको नहीं मिल पाया कि कैसे बिका, क्या हुआ। सब लोगों ने माना कि चाय बिकी, आप मान लिया, वोट कर दिए, लेकिन देश बिकता है क्यों नहीं माना? देश बिक रहा है, सरकारी संपत्ति बिक रही है, आप आंखों से देख रहे हो। हम बता रहे हैं कि 1,85,000 करोड़ कर्जा आ गया 55 लाख करोड़ की जगह। आप डाटा उठा के देख लो, शिक्षा चिकित्सा जब्त में चली गई। जीडीपी जो थी, जो हमने एक होता घरेलू सकल उत्पादन, जिसको जीडीपी कहते हैं, आप समझते हैं उसी से देश चलता है, मालूम है ना भैया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम लोग जो पढ़ते हैं कि चलिए जीडीपी से देश का पता चलता है कितनी मजबूती है, और नोट एकदम पतील हो चला जाता है। हमको एक बात याद आई है, सुनील सिंह मेरे साथी कहन हम गए, क्या कहते हैं, हमारे पालू रहन कहन मेरे सामने शादी पड़ी रही दिल्ली, कहन दिल्ली गए तो कहन बड़ी ठंडी रही, बड़ी ठंडी रही, इतनी ठंडी रही जब गए तो देख के घबरा गया। हम कंबल उम्बल ऐसे ओढ़े सालों तो कहने के लिए जाती
कहन भाई जब जाकिर नहीं आए तो तनी कहन जब पाएंगे तो इतना भूल गए। ईमानदारी की बात बता रही आपके कोनो दो बार हमारे साथ ठेकेदारी करते हैं। कहन इतना भूल गए, कहन दिल्ली स्टेशन में पैसा करीब 1-1.5 लाख रुपया दे जैकेट में रखे और सोए के जब इलाहाबाद स्टेशन पे उठे, नींद खुली, कहन भगा एकदम घबरा लिए है। अब भागे कागजन बाथरूम की तरफ। हमके कहा है कहन ऐसा हो गया जैसे बुस्कट, ये बात कहूंगा कहन रनी पकड़ी हो गए कि जैसे बुस्कट इसर्ट हो गए। कहन हमें डराइए कहीं पैसा तो नहीं पी गया। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये खिलाया गया, आपको बताया गया कि देश बहुत मजबूत हो जाएगा। आज लोग की हालत ये हो गई, जब 60-65 रुपया था तब ये होता था कि देश की हालत बदली। आज 86, 87, 89, 100 छुए वाला है, सैकड़ा के नजदीक है, कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं। अरे कम से कम आप विरोध करो सही गलत का। अगर ये शाहिद खान कह रहा है गलत तो उसके बारे में भी बोलिए, आप कहिए। आप ये शाहिद खान आपको यकीन दिला रहा है यही किनारा हुआ के है। हम सोचते हैं आप मजबूर मत बनो बल्कि मजबूत बनो। अब मैं ऐसी शुरुआत करना चाहता हूं और किया भी हूं। मैं चुनाव के पहले एक दलित समाज में गया, वहां एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर साहब को भी मालूम होगा वो घटना। मैं गया, हमने कहा बहन कुछ नहीं कर सकते लेकिन एक चीज है, मैं 50,000 का अनुदान तुम्हें दे रहा हूं और इसको खर्चा मत करना, इससे आप कोई कारोबार कर लेना जिससे 100, 200, 300 की इनकम हो जाए। ऐसे हजारों लाखों काम हम लोगों को गांव के अंदर करना है और आगे बढ़ना है। नौकरी चाकरी तो बहुत मुश्किल लगा था, हमको मिल गई तो गांव में आप हम भी सहयोग करें और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में खुद बेहतर सोचे। ये कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, ये उन्माद वाली हवा बांटिएगा, ये मंदिर ये मस्जिद शिवालों के झगड़े, वतन भी न होगा तो क्या बांटिएगा। अरे वतन को देखिए भाई, राष्ट्र की बात होती है। देखिए और देखिए आपको समझा भी दूंगा कि इस जमाने की नाइंसाफियां किससे कहे हमदम। लड़ाई मेरे चचा शाहिद खान आपकी नहीं लड़ेंगे, जब आप आगे आओगे तो शाहिद खान भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। सबको जागरूक होना है, देश बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए कहा करता हूं कि कब तक मजहबी में बोल चुके हैं इसको कि जमाने की नाइंसाफियां किससे कहे हमदम। हमदम मतलब दोस्त होता है कि जमाने की नाइंसाफियां किससे कहे हमदम। चमन वाले को गुलजारे चमन तक भी नहीं मिलता। चमन समझते हैं ना, बागीचा, कि जिसका बागीचा है जो मेरी निवासी है कि चमन वालों को गुलजारे चमन तक भी नहीं मिलता और किसी के पांव के नीचे बिछा करते हैं गालीचे। किसी के पांव के नीचे बिछा करते हैं गाली से और किसी के बाद मरने के कफन तक भी नहीं मिलता। कैसा लोग बना दिए हैं। आज देखा तो शहरों में जो है जो कुत्ता भी लाया है, लोग लाख रुपये महीना 50,000 उसके पीछे खर्चा करते हैं और इंसान भूखा मर रहा है। यकीन मानिए, आप अगल बगल भी देखिएगा, गांव देश में भी देखिएगा, शहर में भी उठा के देख लीजिएगा कि किसी टाइम आदमी खाना खा रहा है, किसी टाइम नहीं खा रहा है। हम आप ऊपर वाले को मानते हैं, एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक गॉड। बेशक अगर हम आप कहीं ना कहीं ध्यान दे दिए, उन लोगों के साथ न खड़े हुए तो हम आप भी कायम नहीं रह पाएंगे, हम आप भी तबाही की ओर बढ़ जाएंगे। मेरा कहने का सीधा सीधा मकसद यह है कि 2014 के बाद अगर जिन मुद्दों पर सरकार ने बात की, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा या देश को आगे बढ़ाने का, उसको अगर 20%, 30% भी आपको दिख रहा है तो सरकार के साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो अपने घर वापस आ जाइए और चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ ताकत से खड़े हो जाइए और उनकी हाथों को मजबूत करिए। क्योंकि आपके बीच के बेटे हैं और आपकी आवाज को पूरी ताकत से उठा रहे हैं और आपको जागना पड़ेगा। बहुत समय हमने ले लिया है शायद मुखर्जी जी। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। चलिए, हमें बड़ी खुशी है। यकीन मानिए, हमारे पिताजी ट्रक चलाते थे यही शहर में। बलराम पटेल है, पता श्यामलाल जी पटेल, बलराम पटेल। हमने मंच से भी कहा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए थे
हम लोग निरंतर मेहनत करके 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 आपका भाई इतना मजबूत है, किसी किसी सांसद विधायक से कम नहीं है। आप ईमानदारी से बता रहे, लेकिन इसके लिए मेहनत करना है, उसी तरीके से आगे बढ़ना पड़े। खास करके आप पटेल समुदाय के लोग ज्यादा होंगे। आप ये बताइए, आपसे अच्छा तो किसानी कोई करता ही नहीं है। आपसे अच्छा सबसे ज्यादा तो आलू में आप सबसे ज्यादा माहिर हैं। तो ऐसा कुछ बोला कि कम से कम देश बचा नहीं जाए। आप अगर आवाज उठा दिए, बहुसंख्यक में आप इस धरती पे है, चुराव भोजपुर अगल बगल लगा हुआ है, और हम चेला डॉक्टर साहब के मान लीजिए उस समय उनकी बातों पर हम उनको बहुत बड़े गुरु 32 भाषा के जानी रहे हैं, और दशा दिशा देश की बताते थे। कभी पद की लालच उन्होंने नहीं किया। आज उन्हीं का पेड़ लगाया हुआ है। क्या चाहे विचारधारा से भले मामला हटा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऊंचाई मिली है तो डॉक्टर साहब की दिन। तो संघर्ष करना पड़ता है अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में आपको सोचना है। मैं आपसे कह रहा हूं, वो शख्स है चंद्रशेखर आजाद, बार बार कि मैं बहुत नजदीक से देखा हूं, आप भी सुनते हो यूट्यूब पे या उस पे, तो आप ईमानदारी से बता दीजिएगा कि जो बात बोलते हैं ऐसा लगता है कि सही बात बोल रहे हैं। लगता है कि नहीं लगता? ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं बनावटी बात कर रहे हो, लगता है दिल से बोल रहे हैं। उनके साथ भी क्या क्या हुआ आप सबको मालूम है। और देखिए भाई, आपको हम बता दें, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहते हैं, अरे मेरे पिछड़े ओबीसी समाज के लोगों, एससी एसटी, दलित, जो भी है, कमजोर वर्ग जो भी है, किसी धर्म किसी जात किसी से हो, आप अपने को पहचानो कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपके लिए बेहतर हो सकता है, कौन बेहतर नहीं हो सकता, और वो ताकत आपको दिखानी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन का एक दौर था जिसमें पटेल भी था। आप ये पाठशाला उठा के देख लीजिए, चाहे मौर्य हो, चाहे एससी में जो रहा हो, तमाम ऐसे समाज के लोग रहे जो 4 बार की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी बनी। आज तक की बहुजनों के बीच थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक बहुजन समाज को लगने लगा, भैया ने बड़ा विस्तार में बताया कि हमारे हक हकूक, हमारी लड़ाई, ये हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी पार्टी समाप्ति की ओर आ गई। तो हमारे बीच में बहुजन के वो नायक चंद्रशेखर आजाद के रूप में हम आपके बीच में है, और पूरी ताकत से खड़े हैं। और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर आप उनको ताकत दे दोगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आने वाले 10 साल 15 साल में इस नौजवान की बात को याद रखिएगा। अगर जिंदगी रह गई देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत की राजनीति में भी ये बहुजन नायक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी का दखल होने जा रहा है और शासन सत्ता में आने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब आ जाइए, छोटा सा चुनाव है आपका, हमारा 2026 में हो जाएगा, 2025 की लास्ट दिसंबर तक हो सकता है। उस पर हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी है। जो अच्छे लोग हैं उनको चुन करके जिला पंचायत, बीडीसी, प्रधान, जो भी आप लोगों को बनाना है, एक बहुजन के लोगों को मजबूती मिले और वो आपस में मत बचिएगा। फिर मैं कह रहा हूं, आप लोग आपस में बहुजन के लोगों मत बचिएगा। अब 2027 बस इतने यकीन दिलाएंगे। मैं कहा बहुत दिन से कह रहा हूं, ये तय है कि चंद्रशेखर आजाद नहीं हो सकता है सरकार न बना पाए, लेकिन ये सच्चाई है, बगैर उनके कोई सरकार बनने भी नहीं जा रही है। अगर आप मेहनत कर दिए 2027 में आप आ जाओगे तो यकीन मानिए। अच्छा ईमानदारी से बताइए, 543 सांसद है पूरे भारत में, कितने लोगों का नाम आप लोग जानते हैं? सही बताइएगा, कितने को आप जानते हैं? हम नेता ही तो वो उनका पूरा नाम नहीं मानते, बहुत जनों को नहीं मालूम। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई एक ऐसे इकलौते सांसद हैं जिसको चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, करीब करीब गांव का 2-4-10 आदमी 20 आदमी 100 आदमी जानता है कि नहीं जानता? ईमानदारी से बताइए। तो करीब करीब मैं ये चाहता हूं कि बेटा भाई उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के आपके साथ गांव गांव में जगह लेने लोगों के साथ खड़े होकर के मजबूत करने का काम किया जाए। और आज आपको विचार करना है,
हम फिर से धन्यवाद इस गांव के तमाम हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं और हमारा छोटा भाई नागेश्वर पटेल, इनको भी आप ताकत दीजिए और इस बेटे को भी आप ताकत दीजिए और इस जिले में एक मजबूती दीजिए कि हम आपके बीच अच्छे बुरे में जिस लायक भी है खड़े हो और पूरी ताकत से काम कर सके। बगैर आपकी ताकत के, बगैर आपके सहयोग के हम भी कमजोर हो जाएंगे। अपने समाज का मतलब ये नहीं है, वो एक समाज ये है, मैंने कहा कि 545 लोगों में चंद्रशेखर भाई को सब जानते हैं। और मैं आखिरी बार मेहनत से मैं कभी नहीं घबराता। हमारे पिताजी ड्राइवर थे, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, पीसीएस पूरी क्वालिफाइड होने के बाद मैं राजनीति में आया, हर साल की राजनीति किया। लेकिन एक चीज जान लीजिए, साहिदे भाई सहारे न रहा, खुदे जाएगा। किसानी करे क्या है तो खुदे मेहनत करबो तभी अच्छे पैदावार भाई कुछ न बोल के चला गया। आप मजबूत होंगे, साहिब भाई का जो काम है करेंगे, आपका जो काम है आप करेंगे। आपका घर मजबूत हुआ कि नहीं, आपके बच्चे मजबूत हुए कि नहीं, आपकी आने वाली नस्ल मजबूत हुई कि नहीं, उसकी लड़ाई लड़ना है। उसके लिए मैं कहता हूं और संघर्ष करके आया हूं। हरिदास बच्चन जी का 6 लाइन का दुआ है कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप सबका सहयोग का साथ रहेगा तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। यह असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अब जब तक न हो तुम सफल, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अब कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, अब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बहुत ज्यादा बात हो जाएगी तो हम लोग भी कुछ छोड़ के चले जाएंगे, बहुत लंबा ले लिए समय है। बहुत बहुत अब तहे दिल से आप तमाम महान भावों का यहाँ पे जो भी यहाँ पे आए हुए हमारे पदाधिकारी से लेकर प्रदेश के नेता से लेकर के हमारे बड़े बुजुर्ग, दिल से धन्यवाद कहते हुए बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।